हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुहेल प्लस ऋषु बिहारी टॉप चैनल। अगर इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। आज हम बात करने वाले हैं भारत की आज़ादी के बारे में। भारत की आज़ादी इसकी जनता के लिए एक ऐसे युग की शुरुआत थी जो एक नए दर्शन से अनुप्रमाणित था। 1947 में देश ने अपने आर्थिक पिछड़ापन, भयंकर गरीबी, करीब करीब निरक्षरता, व्यापक तौर पर फैली महामारी, भीषण सामाजिक विषमता और अन्याय के उपनिवेशवादी विरासत से उबरने के लिए अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत की। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 मात्र पहला पड़ाव था। ये उपनिवेशवादी राजनीतिक नियंत्रण में सिर्फ पहला विराम था। शताब्दियों के पिछड़ेपन को अब समाप्त किया जाना था। स्वतंत्रता संघर्ष के वादों को पूरा किया जाना था और जनता की आशाओं पर खड़ा उतरना था। राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य को भारतीय जनता और उसके नेताओं द्वारा एक उत्साह, दृढ़ निश्चय तथा सफल होने की अपनी क्षमता पर आत्मविश्वास के साथ शुरू किया गया। 14 अगस्त को आज़ादी की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू के ट्रस्ट विथ डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण में उमंग से भरी ये मनोदशा झलकती है। निर्मित किए जाने वाले भारत की बुनियादी रूपरेखा राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र संबंधी मूल्य और तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य एवं उग्र सुधारवादी परिवर्तन के ऊपर बनी व्यापक सामाजिक सहमति के साथ हुई शुरुआत बहुत ही फायदेमंद थी। इन मूल्यों और लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने के रास्तों का खाका पिछले 70 वर्षों से राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा खींचा जा रहा था। फिर भी ये समझ मौजूद थी कि इस सहमति को लगातार व्यापक बनाना और पुनर्निर्मित करना होगा। इस मामले में नेहरू एवं उनके द्वारा विकसित और प्रस्थापित विचारों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आज बहुत से लोग बोलते हैं दोस्तों, नेहरू जी ने क्या किया। नेहरू जी ने जो किया वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। नेहरू जी का प्राथमिक लक्ष्य, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम भारत की एकता को ठोस और मजबूत बनाना। और उसे सुरक्षित रखना था। भारतीय राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा राष्ट्रीय राजसत्ता को विकास एवं सामाजिक रूपांतरण के उपकरण के रूप में विकसित एवं सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण काम था। ये महसूस किया जा रहा था कि भारतीय एकता को आंख मूंद कर मान नहीं लेना चाहिए। इसे मजबूत करने के लिए ये स्वीकार करना चाहिए कि भारत में अत्यधिक क्षेत्रीय, भाषाई, जातीय और धार्मिक विभिन्नताएं मौजूद हैं। भारत की बहुतेरी अस्मिताओं को स्वीकार करते एवं जगह देते हुए तथा देश के विभिन्न भागों और लोगों के विभिन्न तबकों को भारतीय संघ में पर्याप्त स्थान देकर भारतीयता को और भी विकसित किया जाना जरूरी था। इस परियोजना को ठीक ही एक दीर्घकालीन और सतत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा गया, जिसमें भारतीयता की परिभाषा को सतत पुनर्परिभाषित किया जाना था।
इस संदर्भ में सबसे मूलभूत चीज धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण था। नेहरू जी ने राष्ट्र के नेतागण भारत विभाजन तथा उसके बाद होने वाले दंगों से बिना परेशान हुए एक धर्मनिरपेक्ष समाज और राज्य का निर्माण करने निकल पड़े। ये भी बिल्कुल स्पष्ट था कि भारतीय क्रांति को मात्र भारतीय धरातल से परे ले जाकर आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण को इसमें सम्मिलित करना था। स्वतंत्र भारत को अपनी ऊर्ध्वमुखी आर्थिक चढ़ाई और अत्यधिक निम्न धरातल से शुरू करना था। भारत की कृषि और औद्योगिकी तकनीकी और उत्पादक स्तर को सतत एवं तीव्र गति से ऊपर ले जाना था। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग होने के बावजूद इसे आत्मनिर्भरता एवं बड़े राष्ट्रों के हितों की मातहती तथा विदेशी पूंजी के वर्चस्व से मुक्ति पर आधारित किया जाना था। ये काम बाजार की शक्तियों और निजी उद्योगों के निर्बाध सक्रियता से पूरा नहीं किया जा सकता था। इसके लिए नियोजन एवं विशाल सार्वजनिक क्षेत्रों की जरूरत थी। इसलिए भारत विशेष रूप से 1955 के बाद एक समेकित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए तैयार हुआ, जो प्राथमिक रूप से घरेलू बाजार को आपूर्ति करने वाले देशी उद्योगों पर आधारित था। जहां समाजवाद एक लक्ष्य के रूप में स्थापित किया गया था, वहीं भारतीय प्रयासों का सार तत्व उसकी अर्थव्यवस्था में ऐसी संरचनात्मक रूपांतरणों की तरफ निर्देशित था जो इसे एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत करे। सामाजिक परिदृश्य भी तीव्र रूपांतरण की मांग करता था। देश के कई भागों में निचली जातियों के आंदोलनों तथा गांधी जी के अछूत विरोधी आंदोलनों के बावजूद ग्रामीण समाज में जाति प्रथा अभी भी हावी थी और अछूत प्रथा का अस्तित्व बना हुआ था। निचली जातियां अभी तक जागृत नहीं हो पाई थी। पुरुषों का करीब करीब पूरा वर्चस्व था और परिवार में महिलाओं को अत्यधिक सामाजिक शोषण का शिकार होना पड़ता था। हिंदू और मुसलमान दोनों में बहुविवाह प्रचलित था। महिलाओं को उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं था, न ही उन्हें तलाक देने का अधिकार प्राप्त था। मोटे तौर पर उन्हें शिक्षा तक पहुंचने की मनाही थी। भारतीयों के लिए 1951 में निरक्षरता और अज्ञानता एक सामान्य बात थी। पुरुषों का मात्र 25% तथा महिलाओं का मात्र 7.9% ही साक्षर था। भारतीय गणराज्य के संस्थापकों को इतनी दूरदृष्टि और साहस प्राप्त थी। उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने को प्रतिबद्ध किया। पहला एक निरक्षर जनता के बीच जनवादी और नागरिक अधिकारों पर आधारित समाज के निर्माण का निर्णय और दूसरा एक जनवादी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर आर्थिक विकास का कार्यान्वयन। अब तक के सभी समाजों में जिसमें अर्थव्यवस्था ने उड़ान भरी है, ये आरंभिक औद्योगिक और कृषि संबंधी परिवर्तन हुए हैं। वहाँ प्रभावशाली जनवाद, खासतौर पर कामगारों के लिए जनवाद, बहुत ही संकुचित आधारित राजनीतिक व्यवस्था एवं व्यस्त मताधिकार के आधार पर संचालित होने वाले उन्मुक्त चुनावों और उस पर आधारित सरकार की
प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था के प्रति शुरू से ही प्रतिबद्ध था। इसके अलावा राजसत्ता शक्ति के अन्य प्रतिद्वंद्वी नागरिक स्रोतों जैसे विश्वविद्यालय, प्रेस, ट्रेड यूनियन, किसान संगठन एवं पेशेवर लोगों के संगठनों के अधिकारों पर जहां तक संभव हो कम से कम अतिक्रमण करता था। देश ने जो अनेकानेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया, उनसे निपटने के लिए लोकतांत्रिक परिस्थितियों में जनवादी तौर तरीकों का व्यवहार किया गया। नेताओं के सामने एक सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यभार आज़ादी के लिए संघर्ष काल के दौरान जनता में आई लोकतांत्रिक चेतना को और भी विकसित करना था। नेतृत्व ने चावल की कटोरी के सिद्धांत के विभिन्न स्वरूपों को पूरी तरह रद्द कर दिया, जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि एक अविकसित देश का गरीब आदमी लोकतंत्र के बजाय एक कटोरी चावल में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, और यह कि वैसे भी यदि पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आवास की गारंटी उन्हें नहीं दी जाती है तो उनके लिए लोकतंत्र बेकार है। इसके अलावा ये महसूस किया गया कि भारत की विभिन्नताओं को देखते हुए एवं राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनवादी राजनीतिक संरचना आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए भी लोकतंत्र को अनिवार्य माना गया। खास तौर पर नेहरू यूटोपियाई विचार रखते थे कि गरीब लोग वोटों के माध्यम से देर सवेर अपनी ताकत दिखाएंगे और अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रक्रिया करने वाले सामाजिक व्यवस्था को जमीन पर लाएंगे। आर्थिक विकास एवं लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ तीव्र सामाजिक रूपांतरण भी लाया जाना था, ताकि मौजूदा व्यापक आर्थिक, जातिगत और लैंगिक विषमताओं को शीघ्रता के साथ दूर कर गरीबी हटाई जा सके और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा किया जा सके। दोस्तों, बड़ी आसानी से लोग आज बोल देते हैं नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। चलिए आगे बताते हैं और क्या हुआ। भारतीय समाज के को तेजी से मोटे तौर पर समाजवादी दिशा में रूपांतरित करना था, परंतु यह अनिवार्यतः सोवियत शैली के साम्यवाद से मिलता जुलता नहीं था। यह भी महसूस किया जा रहा था कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता की व्यापकतम एकता की आवश्यकता है। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के प्रदर्शन के इर्द गिर्द एक विशाल सामाजिक सहमति विकसित करना तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक स्वरूपों का सहारा लेना आवश्यक था। राष्ट्रीय आंदोलन ने यह आशा जगा दी थी कि सामाजिक और व्यक्तिगत संपन्नता तेजी से बढ़ेगी, सामाजिक और आर्थिक क्षमता एवं समानता आएगी तथा जिंदगी सुंदर हो जाएगी। 1971 में इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे ने इन आशाओं को 1950 से चली आ रही राजनीतिकरण की सतत प्रक्रिया की तरह ही इसे और भी बढ़ा दिया। लगातार बढ़ने वाली आकांक्षाओं और आशाओं को यथासंभव तेजी से पूरा किया जाना था, ताकि आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति के बीच बहुत ही दरार न बन जाए। संक्षेप में
भारतीय जनता और नेताओं ने कुछ ही दशकों में वो हासिल करने की कोशिश की थी जिसे दूसरों ने एक शताब्दी या उससे भी अधिक समय से हासिल किया था। और ये सब कुछ लोकतंत्र के आधार पर खून खराबों और तानाशाही से बचते हुए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय हितों को स्थान देने की प्रक्रिया से गुजरते हुए पूरा किया जाना था। भूमि सुधार, राजकीय नियोजन तथा शक्तिशाली सार्वजनिक क्षेत्र इस उद्देश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण औजार बनने वाले थे। इसके साथ ही इन कार्यभारों को पूरा करने के लिए राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित किया जाना था। राजनीतिक व्यवस्था का स्थिरता के साथ विकास, सामाजिक रूपांतरण और राजनीतिक प्रक्रिया को गहराई और बढ़ाने के साथ समायोजित किया जाना था। भारतीय क्रांति को क्रमिक, अहिंसक और राजनीतिक स्थिरता पर आधारित होना था, लेकिन फिर भी इसे एक क्रांति बनना था। अब आगे अगले पार्ट में मैं बताऊंगा दोस्तों, संकटग्रस्त लोकतंत्र। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।